आज मैं एक 2009 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म का रिकैप करने जा रहा हूँ जिसका नाम द अनबोर्न है, जिसे डेविड एस गोयर द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। जब केसी का मानना है कि वह अपनी मां के गर्भ में मर गए अपने जुड़वा भाई की आत्मा द्वारा प्रेतबाधित है, तो वह उसे निकालने के लिए एक रब्बी की मदद लेती है। कृपया वीडियो पसंद करने पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी है, जो जॉगिंग कर रही है। कुछ समय बाद वह थक जाती है और आराम करने के लिए रुक जाती है। जब वह सड़क पर पड़ा एक दस्ताना देखती है तो वह उसे उठाती है और तभी उसे पता चलता है कि एक लड़का उसके पीछे खड़ा है जो थोड़ा अजीब लग रहा था। लड़का फिर एक अजीब मास्क पहने कुत्ते में बदल जाता है और फिर जंगल में प्रवेश कर जाता है। वह कुत्ते का पीछा करती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वहां एक मास्क पड़ा देखती है। वह उस मास्क को उठाती है और वहां खोदती है, जहां वह एक शिशु भ्रूण को देखती है जो अचानक अपनी आंखें खोलता है, जिससे वह डर जाती है। इसके बाद हम केसी को अपने पड़ोसी के घर पर देखते हैं, जहां वह अपने पड़ोसी के बच्चों की बेबी सिटिंग करने आई है। यहाँ वह अपनी सहेली रोमी के साथ अपने सपनों के बारे में चर्चा कर रही है और फिर ऊपर बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अचानक वह वॉकी टॉकी पर मैटी की आवाज सुनती है जो कह रही है, दर्पण में देखो, कुछ लोग दरवाजे हैं। अब केसी इसे थोड़ा अजीब मानती है, इसलिए वह बच्चों की जांच करने के लिए उनके कमरे में जाती है, जहां वह मैटी को अपनी शिशु बहन को दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाती देखती है। जैसे ही केसी उसके पास जाती है, मैटी उस पर हमला करता है, दर्पण को उसके सिर पर तोड़ देता है और उसे बताता है कि जुम्बी अब पैदा होना चाहता है। बाद में जब केसी अपने घर जा रही होती है, रास्ते में उसे वही दस्ताना मिलता है जो उसने अपने सपने में देखा था। अगली सुबह वह अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है जब अंडों में से एक जीवित कीड़ा निकलता है, जिससे वह बहुत डर जाती है। और जब वह उसे सिंक में फेंकने जाती है तो वह मैटी को बाहर खड़े होकर उसे घूरते हुए देखती है। इसके बाद हम उसे अपने दो दोस्तों और अपने प्रेमी मार्क के साथ देखते हैं, जहां वह उन्हें मैटी के बारे में बताती है। यहाँ रोमी बताता है कि एक अंधविश्वास है कि यदि नवजात शिशु अपने स्वयं के प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो वे जल्द ही मर जाते हैं, लेकिन मार्क इसे मजाक के रूप में लेता है। फिर हम केसी को स्नान करते हुए देखते हैं, जहां वह उस मास्क और बच्चे के बारे में सोच रही है। बाद में जब वह बाहर आती है, रोमी उसकी आंख में कुछ अजीब नोटिस करती है और उसे जांच करने के लिए कहती है। मार्क फिर उसे एक नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाता है जो उसे बताता है कि यह हेटेरोक्रोमिया हो सकता है। फिर उसकी आंख की कुछ तस्वीरें परीक्षण के लिए लेता है और उसे कुछ दिनों बाद रिपोर्ट एकत्र करने के लिए कहता है। अब दोनों अपने वापस जाने के रास्ते में हैं, जब केसी उसी अजीब लड़के को उसे घूरते हुए देखती है और फिर वह अचानक गायब हो जाता है। उस रात जब मार्क और केसी उसके घर पर होते हैं, वे आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह बताती है कि आखिरी बार जब उसने अपनी मां को देखा था, वह बस बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे कि वह पहले ही चली गई हो। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मां की आंखों का रंग भी बदल गया था और फिर उस रात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद केसी वॉशरूम जाती है और जैसे ही वह बाहर आती है, वह दर्पण कैबिनेट से कुछ आवाजें सुनती है। जब वह कैबिनेट खोलती है तो वहां वही अजीब बच्चा होता है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है। उसकी चीख सुनकर मार्क वहां आता है और देखता है कि कैबिनेट के अंदर कोई नहीं है। अब अगली सुबह केसी जॉगिंग करने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मैटी की शिशु बहन की मृत्यु हो गई है। इसके बाद डॉक्टर केसी को बताता है कि उसके लैब परिणाम ठीक दिख रहे हैं, लेकिन वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी संयोग से जुड़वा है, जिस पर वह कहती है नहीं। इसके बाद केसी अपने पिता के पास जाती है, जहां वह उससे पूछती है कि क्या वह जुड़वा है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि वह जुड़वा है। उसका एक भाई होता, लेकिन वह पैदा होने से पहले ही मर गया था। वह बताता है कि गर्भनाल में से एक उसकी गर्दन के चारों ओर मुड़ गई थी। केसी उससे पूछती है कि क्या उसका कोई नाम था, जिस पर बताता है कि उसका उपनाम जुम्बी था। बाद में केसी अपने घर में एक फोटो और एक पेपर कटिंग पाती है, जिसमें उसे सोफी कोजमा का नाम मिलता है। जब केसी ध्यान से उस फोटो को देखती है तो वह उसी लड़के को देखती है जिसे वह अपने सपने में देखा करती थी।
फिर केसी रोमी के साथ सोफी से मिलने जाती है, जहां केसी उसे पेपर कटिंग और अपनी मां की फोटो दिखाती है, लेकिन सोफी कहती है कि वह उसे नहीं जानती। लेकिन जैसे ही वह उस फोटो में उस बच्चे को देखती है, वह बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम मार्क और केसी को एक बहुत पुराना वीडियो देखते हुए देखते हैं, जहां वे उस अस्पताल को देखते हैं जिसमें केसी की मां की मृत्यु हुई थी। उसने उस दरवाजे के पीछे खुद को फांसी लगा ली। अब अपना मूड ताजा करने के लिए केसी मार्क के साथ एक क्लब जाती है, जहां उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अचानक केसी वहां भी उस लड़के को देखना शुरू कर देती है, जो काफी डरावना लग रहा था। फिर केसी की सेहत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम जाती है। लेकिन वहां वह कुछ फुसफुसाती सुनती है और देखती है कि आवाज एक छेद से आ रही है। वह उस छेद के पास जाती है और अचानक उसमें से कई कीड़े निकलने लगते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत डर जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और फिर वह वहां अपनी मां का भूत देखती है। लेकिन फिर मार्क और रोमी वहां आते हैं और बाथरूम पूरी तरह से सामान्य था। अब रात में जब केसी सो रही होती है, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को अपने बिस्तर पर देखती है। तभी लड़का अपने हाथों से उसका पेट फाड़ना शुरू कर देता है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है और अचानक जाग जाती है। यहाँ उसे सोफी का फोन आता है, जो उसे उसी समय उससे मिलने के लिए कहती है। वह ये भी बताती है कि उसकी माँ उससे मिलने आई थी इससे पहले कि वह मर जाए। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सोफी वास्तव में उसकी दादी है। वह उसे बताती है कि फोटो में लड़का उसका जुड़वा भाई बार्टो है, जो नाट्स हेड्स में डॉक्टर जोसेफ मेंगेले द्वारा किए गए नाजी प्रयोगों के दौरान मर गया था। फिर 2 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गया, लेकिन इस बार ये बार्टो नहीं बल्कि एक डिबुक था, एक भटकती आत्मा जो इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक पोर्टल के रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अब केसी पूछती है कि फिर बार्टो का क्या हुआ, जिस पर सोफी उसे बताती है कि उसने उसे मार दिया और तब से वह उसके परिवार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। फिर केसी पूछती है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, जिस पर सोफी बताती है कि इस दुनिया में प्रवेश करने में बहुत समय और ताकत लगती है। वह उसे दर्पणों की एक किताब के बारे में बताती है, जिसमें डिबुक को रोकने के लिए निष्कासन के संस्कार शामिल है, और उसे सेंडक नामक एक रब्बी खोजने के लिए कहती है। वह उसे अपनी सुरक्षा के लिए मिरियम का हाथ नामक एक ताबीज देती है और उसे दर्पणों से दूर रहने, अपने घर के सभी दर्पण नष्ट करने, सभी टुकड़ों को जलाने और फिर उन्हें दफनाने की सलाह देती है। इसके बाद हम केसी को सेंडक के साथ देखते हैं, जहां वह उसे दर्पणों की किताब देती है और उसे बताती है कि वह एक डिबुक द्वारा प्रेतवादित है और उसे निष्कासन करने की आवश्यकता है। लेकिन सेंडक का कहना है कि डिबुक जैसा कुछ नहीं है और इसमें उनकी विशिष्टता नहीं है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकते। अब केसी उन्हें कम से कम इसके लिए अनुवाद करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि रोमी केसी से मिलने जा रही है, जब अचानक मैटी उसकी कार के सामने आ जाता है। अब रोमी बहुत डर जाती है, लेकिन देखती है कि मैटी बिल्कुल ठीक है। वह उसे कहता है कि केसी की मदद करें या तो वह भी मार दी जाएगी, लेकिन रोमी उसकी अनदेखी करती है और वहां से चली जाती है। वह फिर केसी के पास आती है, जहां केसी उसे बताती है कि सोफी उसकी दादी है और उसने उसे सब कुछ बता दिया है। वह उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके आसपास रहना अब सुरक्षित नहीं है, जिस पर रोमी कहती है कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब रात में केसी का एक सपना आता है, जिसमें वह अपनी मां के साथ है, और जैसे ही उसकी मां अपना सिर उठाती है, वहां एक बहुत ही डरावना राक्षस होता है, जिसके हाथों से बच्चे का भ्रूण गिर जाता है। औरत भी केसी नींद से जागती है। दूसरी ओर सोफी को पता चलता है कि डिबुक उसके आसपास है, इसलिए वह प्रार्थना पढ़ती है और रोशनी चालू करना शुरू करती है, लेकिन पूरे अस्पताल की रोशनी चली गई थी। फिर वह नीचे से कुछ आवाज सुनती है और देखती है कि एक पुराना मरीज उसकी तरफ रेंग गया है और उस पर हमला कर रहा है। अब सफीर के मारे भागने लगती है और हम देखते हैं कि राक्षस उसका पीछा कर रहा है और अचानक वह सीढ़ियों से गिर जाती है। वह किसी तरह कमरे में छिप जाती है, लेकिन फिर बार्टो पीछे से आता है, उसे मार देता है। इसके बाद हम सेंडक को दर्पणों की किताब का अनुवाद करते हुए देखते हैं। फिर उसके घर की रोशनी भी बुझ जाती है। अब वह एक मशाल लेकर नीचे आता है, लेकिन उसकी मशाल भी बुझ जाती है
और तभी वह एक कुत्ते को देखता है जिसका सिर उल्टा था, लेकिन सेंडक उससे डरता नहीं है और गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि कुत्ता वहां से चला जाता है और रोशनी भी वापस आ जाती है। इसके बाद केसी और रोमी एक वीडियो कॉल पर है। जब रोमी के घर पर घंटी बजती है, वह दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन फिर केसी अपने घर पर बार्टो को देखती है। वह तुरंत मार्क को फोन करती है और उसे रोमी के घर पहुंचने के लिए कहती है। यहां रोमी के घर की रोशनी भी बुझ जाती है और जब वह दरवाजा खोलती है तो मैटी वहां खड़ा होता है, जो उसके पेट में चाकू मारता है। वह रोमी को मारने वाला है, लेकिन फिर मार्क और केसी वहां पहुंच जाते हैं। मार्क मैटी को मुक्का मारने वाला है, लेकिन तभी केसी उसे रोकती है और वे देखते हैं कि डिबुक ने रोमी को नियंत्रित कर लिया है। ये देखकर वे मैटी को अपने साथ ले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और रोमी बुरी तरह पीड़ित होने के बाद मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंडक उससे मिलता है और उसे बताता है कि वह निष्कासन के लिए तैयार है। यहाँ वह उन्हें आर्थर नाम के एक पुजारी से मिलवाता है जो उनकी मदद करेगा। अब रात में वे सभी निष्कासन के लिए एक बेतुके स्थान पर आते हैं, जहां सेंडक उन्हें कुछ अन्य लोगों से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि यहूदी निष्कासन के लिए 1.5 लोगों की आवश्यकता होती है, जो प्रभावित व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक चक्र बनाएंगे। अब वह सभी को निष्कासन की प्रक्रिया समझाते हैं और कहते हैं कि एक बार शुरू करने के बाद निष्कासन समाप्त होना चाहिए। अब अंत में सेंडक निष्कासन की प्रक्रिया शुरू करता है और हिब्रू में संस्कार पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद अन्य लोग इसे अंग्रेजी में दोहराना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वहां गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और एक बहुत तेज हवा चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि डिबुक केसी के ठीक बगल में खड़ा है, जिसके कारण उसे बहुत डरावना दृष्टि आने लगती है। वह फिर वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। मार्क किसी तरह केसी को मुक्त करता है और वहां से भाग जाता है। अब डिबुक आर्थर के पास आता है और उस पर कब्जा कर लेता है। यहाँ मार्क और केसी एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन फिर आर्थर मार्क को पीछे से दीवार तोड़कर खींच लेता है। अब वह मार्क और केसी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन मार्क उसे उसके सिर पर एक छड़ मारकर गिरा देता है। फिर केसी मार्क से कहती है कि उन्हें जाना है, लेकिन हम देखते हैं कि डिबुक ने मार्क पर कब्जा कर लिया है। अब ये देखकर केसी भागने लगती है, लेकिन मार्क उस पर हमला करता है और उसका दम घोंटना शुरू कर देता है। लेकिन केसी उस पर अपने ताबीज से हमला करती है, जिससे वह उसे छोड़ देता है। फिर सेंडक वहां आता है और संस्कार पढ़ना शुरू करता है। मैक और साथ ही केसी भी संस्कार पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे डिबुक को बहुत पीड़ा होने लगती है। संस्कार डिबुक को इस दुनिया से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मार्क दूर गिर जाता है और अलगाव के दौरान मर जाता है। फिल्म के अंत में केसी को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह जुड़वां बच्चों को ले जा रही है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।